सरकार की सख्ती के बावजूद एमएनएस आजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अडिग है। राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में भड़काऊ भाषण का केस भी दर्ज हो गया है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इसके बावजूद उन्होंने एमएनएस कार्यकर्ताओं से अपनी ताकत दिखाने का आह्वान किया है। राज ठाकरे के इस आह्वान के बाद ठाणे के चारकोप इलाके में सुबह 5 बजे नमाज के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई है। वहीं नासिक में भी नमाज के दौरान हनुमान चालीसा बजाने पर 7 महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। सोशल मीडिया वायरल एक मैसेज में राज ने सभी नागरिकों से एक हिंदू की ताकत दिखाने को कहा। इसके अलावा यह भी कहा कि यह अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। राज ठाकरे ने कहा, मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि अगर 4 मई को आप लाउडस्पीकर से आजान सुनते हैं तो इसका जवाब उन जगहों पर लाउडस्पीकरों पर हनुमान चालीसा बजा कर दें, तभी उन्हें इन लाउडस्पीकरों की तकलीफ का एहसास होगा। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू त्योहार स्कूलों और अस्पतालों के सामने साइलेंट इलाकों में बैन के बावजूद मस्जिदों को इस तरह के प्रतिबंधों से छूट दी गई है। उन्होंने कहा, मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि उन्हें हनुमान चालीसा सुनाएं। सभी स्थानीय मंडल और सतर्क नागरिक इसके खिलाफ एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करें और अगर कोई मस्जिदों को लाउडस्पीकर बजाते हुए सुनता है तो स्थानीय पुलिस स्टेशन में हर दिन हस्ताक्षर के साथ अपील पत्र जमा करें। नागरिकों को रोज 100 नंबर डायल करना चाहिए और शिकायत दर्ज करानी चाहिए। राज ठाकरे ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकरों के लिए एक नियम तय किया था। यह आवाज 10 से 55 डेसिबल के बीच होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि 10 डेसिबल का स्तर उन फुसफुसाहटों से संबंधित है जो हमारे बीच होती है। 55 डेसिबल का स्तर हमारे किचन में रखे मिक्सर की आवाज के बराबर है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों को लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई है और अगर हिंदू मंदिरों में लाउडस्पीकर बजाना हो तो हमें रोज अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। राज ने आगे कहा कि मैं इस तथ्य को दोहराता हूं कि प्रत्येक नागरिक को एक हिंदू होने की ताकत का पता होना चाहिए। हमारे देश में सभी हिंदुओं को गिरफ्तार करने के लिए इतनी जेलें नहीं हैं। मनसे प्रमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को यह भी याद दिलाया कि उनके दिवंगत पिता बाल ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर नीचे लाने की बात कही थी। राज ठाकरे ने कहा, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ कि सालों पहले शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि सभी लाउडस्पीकरों को बंद करने की जरूरत है। क्या आप इसका पालन करने जा रहे हैं या आप गैर धार्मिक शरद पवार का अनुसरण करने जा रहे हैं जो आपको सत्ता में रखने के लिए जिम्मेदार हैं? महाराष्ट्र के लोगों को बताएं कि क्या होने वाला है। आखिर में राज ने अपनी अपील को नए नारे के साथ समाप्त किया, अभी नहीं तो कभी नहीं। मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 149 के तहत राज ठाकरे को नोटिस जारी किया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 1 महीने के दौरान शहर की 1144 मस्जिदों से 803 ने नियमानुसार लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति ले ली है। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे के अल्टीमेटम को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक 4 मई को मुंबई में हंगामा कराने के लिए और अशांति फैलाने के लिए बाहर से लोग आने वाले थे। इसीलिए पुलिस ने 855 लोगों को धारा 149 के तहत नोटिस दिया है। इनमें से 465 लोगों को 15 दिन के लिए मुंबई से बाहर भेजा गया है। राज्य के इस आदेश के बाद मुंबई समेत पूरे राज्य में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी पुलिस को छूट देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए किसी के आदेश का इंतजार नहीं करें। इस बीच मनसे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर एक बार फिर से जबरदस्त विवाद खड़ा हो चुका है। इस विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और जमकर बयानबाजी चल रही है। कांग्रेस जहां राहुल गांधी के दौरे को निजी दौरा कहकर एक मित्र की शादी में जाने की बात कर रही है, वहीं बीजेपी राहुल गांधी के नाइट क्लब में पार्टी करने को लेकर तंज कसते हुए उनके चाइनीज कनेक्शन की बात भी उठा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन है राहुल गांधी की वो महिला मित्र जिसकी शादी में राहुल गांधी गए हैं और विवाद भारत में खड़ा हो गया है। खबरों के अनुसार राहुल गांधी अपनी एक नेपाली फ्रेंड सुमनिमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू पहुंचे हैं। सुमनिमा की शादी नीमा मार्टिन शेरपा से हो रही है। इस शादी में कई और मशहूर भारतीय हस्तियां भी शादी समारोह के लिए पहुंची हैं। सुमनिमा के पिता और राजदूत रह चुके भीम उदास ने कहा कि हमने राहुल गांधी को बेटी की शादी में शामिल होने का न्योता दिया था। भीम उदास म्यांमार में नेपाल के राजदूत रहे हैं। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह मंगलवार को होना है और 5 मई को रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। वहीं सुमनिमा उदास ने अमेरिका की ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है। वो CNN इंटरनेशनल में संवाददाता के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण और आम मुद्दों को कवर किया है। सुमनिमा ने दिल्ली गैंगरेप केस में भी रिपोर्टिंग की थी। सुमनिमा अपने पत्रकारिता के पेशे में कई अवार्ड भी जीत चुकी हैं।
उन्हें 2014 में अमेरिकी जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके अलावा सुमनिमा को सिने गोल्डन ईगल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत के गाँवों में स्लेवरी पर रिपोर्ट करने के लिए एक टीम को 2012 में गोल्डन ईगल अवार्ड दिया गया था। सुमनिमा उस टीम का अहम हिस्सा थी। वो 2014 के चुनाव के साथ भारतीय राजनीति के अरेस्ट के बाद अमेरिका भारत के बीच पनपे विवाद को भी कवर कर चुकी हैं। फिलहाल सुमनिमा लुम्बिनी म्यूजियम इनिशिएटिव की फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वहीं राहुल गांधी के नेपाल दौरे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में राहुल गांधी एक नाइट क्लब में नजर आ रहे हैं। ये नाइट क्लब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बताया जा रहा है। राहुल गांधी 3 मई को काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अपने 3 साथियों के साथ मैरियट होटल में ठहरे हैं। कल वो दोस्त सुमनिमा दास की शादी के एक कार्यक्रम में शरीक हुए थे। शादी का स्वागत समारोह 5 मई को होना है। वहीं राहुल के वायरल वीडियो को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं या उनका निजी मामला है, लेकिन जब राजस्थान के जोधपुर में हिंसा हो रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान जल रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करने के बजाय राहुल गांधी नेपाल में नाइट क्लब में पार्टी करते नजर आ रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों के साथ उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए होना चाहिए। ब्यूरो न्यूज ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। हार्दिक पटेल पहले से ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, लेकिन इसके 3 बार के विधायक और आदिवासी नेता अश्विन कोतवाल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और वे बीजेपी में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि वो विपक्षी नेता के तौर पर दूसरे आदिवासी नेता सुखराम राठवा को चुने जाने से नाराज चल रहे थे। उन्होंने 1 महीने से अधिक समय से कांग्रेस कार्यालय आना तक बंद कर दिया था। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अश्विनी कोतवाल का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कोतवाल ने कहा कि वह कांग्रेस के विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के काम करने के तरीके से नाखुश हैं। उत्तरी गुजरात के साबरकांठा जिले के खेड़ ब्रह्मा के विधायक कोतवाल ने गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय कमलकम में गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल की उपस्थिति में भाजपा में शामिल होने से पहले गुजरात विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। कोतवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मुझसे मुलाकात की थी और राज्य के प्रत्येक आदिवासी के लिए एक पक्का घर होने के संकल्प को साझा किया था। आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में वह आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कोतवाल का इस्तीफा दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से लगभग 7 महीने पहले आया है। कांग्रेस के करीब दर्जन से अधिक विधायकों की इस लंबी सूची में शामिल हो गए, जिन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा का दामन थामा है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कलकत्ता हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ लगातार हो रहे मुकदमों में ममता बनर्जी को मुश्किलों में डाल रखा है। यही वजह है कि दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में ममता बनर्जी के काफी तल्ख तेवर देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने और कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की मौजूदगी में ममता ने आरोप लगाया कि तुच्छ से तुच्छ विषयों में राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर जनहित याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कई क्षेत्रों में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मुकदमे शुरू किए। उन मामलों की सुनवाई के दौरान मीडिया के सामने सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है। परिणाम स्वरूप अहम मुकदमों पर सुनवाई नहीं हो पा रही है और कोर्ट में मामलों का अंबार लगता जा रहा है। ममता की इस नाराजगी की वजह एक के बाद एक 11 मामलों में हाईकोर्ट द्वारा CBI जांच के आदेश और रामपुर हाट में हुए नरसंहार का स्वतः संज्ञान लेना माना जा रहा है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने 10 दिनों के भीतर 2 अलग अलग मामलों में मुख्य सचिव, वित्त सचिव और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को अदालत की अवमानना के मामले में हाजिर होने का निर्देश दिया है। भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल राय के विधायक पद को निरस्त करने या फिर भाजपा के 7 विधायकों को विधानसभा सत्र से निलंबित करने को लेकर हाईकोर्ट ने स्पीकर को जो निर्देश दिया और उसके बाद जिस तरह से हल्फनामा तलब किया गया, उससे भी ममता सरकार की परेशानी बढ़ी है। यही वजह है कि एक तरफ ममता जहां जनहित याचिकाओं को लेकर सवाल उठा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने न्यायाधीशों के सामने मोदी सरकार से सवाल किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशों की फाइल 3-4 वर्षों तक क्यों लटकाई जाती है। उन्होंने सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू पर निशाना साधा। हालांकि रिजिजू ने इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। ममता ने सवाल किया, टेंडेंसी ऑफ पेंडेंसी यानी लंबित रखने की प्रवृत्ति का कारण क्या है।
दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री ने तर्क दिया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश आने पर केंद्र त्वरित निर्णय ले रहे हैं, जबकि ममता ने मुख्य न्यायाधीश और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने कहा कि वे किसी भी तरह से केंद्रीय कानून मंत्री की बातों से सहमत नहीं है। रिजिजू ने कहा था कि केंद्र को कुछ प्रक्रिया का पालन करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अनुमोदन देना होता है। असल में हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामपुर हाट नरसंहार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया था। स्कूलों में नियुक्ति, नदिया का हांसखाली सामूहिक दुष्कर्म कांड और मौत और पुरुलिया के झालदा में कांग्रेस पार्षद की हत्या की सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए हैं। इनमें से कुछ मामलों में सीबीआई जांच पर स्थगन आदेश मिलने के बावजूद हाईकोर्ट के कुछ न्यायाधीशों के फैसले पर बंगाल के सत्तारूढ़ दल की ओर से नाराजगी जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे सरकार की हालत अब महाराष्ट्र में खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। उद्धव सरकार लगातार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और जिस लोकतंत्र की दुहाई वो देती रहती है उसी की धज्जियां उड़ा रही है। यही फिर से देखने को मिला जब हनुमान चालीसा विवाद में महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को उद्धव ठाकरे सरकार ने कोर्ट में खींच लिया और जेल करवा दी। लेकिन अब जब नवनीत राणा को जमानत मिल चुकी है तो उद्धव ठाकरे सरकार उन पर एक और कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। बीएमसी की टीम निरीक्षण के लिए उनके खार स्थित घर पर पहुंची है। दरअसल बीएमसी ने राणा के खार स्थित फ्लैट के बाहर एक नोटिस चस्पा किया था। इस नोटिस के मुताबिक बीएमसी यह निरीक्षण करेगी कि राणा के फ्लैट पर अवैध निर्माण तो नहीं किया गया है। वहीं सांसद और विधायक के करीबी सूत्रों ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा के पाठ करने पर अड़े रहने के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं इससे पहले मुंबई की सेशन कोर्ट से नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिल गई। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें रखी हैं। राणा दंपति को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो किसी भी विषय पर प्रेस को संबोधित नहीं करेंगे और सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे। कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। लेकिन उनकी जमानत के तुरंत बाद बीएमसी की टीम राणा दंपति के खार स्थित फ्लैट पर अवैध जांच के लिए पहुंच गई। वहीं जमानत मिलने के बाद राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा, कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत दे दी है। कुछ शर्तें लगाई हैं। उन्हें जांच और पूछताछ में सहयोग करने को कहा गया है। पुलिस को उन्हें 24 घंटे का अग्रिम नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। एक और शर्त यह है कि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्हें मीडिया को किसी भी तरह का इंटरव्यू देने की इजाजत नहीं है। उम्मीद है कि आज शाम तक वो रिहा हो जाएंगे। गौरतलब है कि राणा दंपति को मुंबई पुलिस ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी देने के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने खुशी जाहिर की है। सोमैया ने ट्वीट कर लिखा, नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत पर रिहा करने के लिए हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं आज सुबह नवनीत राणा को जेल से जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका सिटी स्कैन कराया गया। गौरतलब है कि नवनीत राणा एक गंभीर समस्या से जूझ रही हैं, इसीलिए चेकअप के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी और दूसरे निकायों के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश की संवैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में 20 नगर निगम, 25 जिला परिषद, 285 पंचायत समितियों, 210 नगर परिषद और 2000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। जिन नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नवी मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर और सोलापुर सहित प्रमुख नगर निकाय शामिल हैं। इस बीच महाविकास अघाड़ी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जयंत बनठिया की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ओबीसी आरक्षण की कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसने स्थानीय निकायों में 27% ओबीसी कोटा की सिफारिश की थी। कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट आंकड़ों के अध्ययन और रिसर्च के बिना तैयार की गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक अलग आयोग का गठन करने का फैसला किया था। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से समाजवादी पार्टी के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। जहां एक तरफ कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान से लेकर चाचा शिवपाल यादव तक ने बगावती तेवर अख्तियार कर रखे हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन साथी भी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को आए जब आंख दिखाते रहते हैं। ताजा मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। उनकी एक मुलाकात के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या राजभर भी अखिलेश यादव को झटका देकर पाला बदल लेंगे। दरअसल सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात के बाद एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। खास बात यह है कि इस मुलाकात में ओपी राजभर अपने पूरे कुनबे के साथ थे। राजभर अपने बेटों अरुण राजभर और अरविंद राजभर के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि बैठक के बाद राजभर ने यह कहकर अटकलों को खारिज करने की कोशिश की कि वो अपने क्षेत्र के कुछ काम के सिलसिले में मिलने के लिए आए थे, लेकिन राजनीति में ऐसी मुलाकातों का मतलब क्या होता है ये समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। वहीं दयाशंकर सिंह ने भी कहा कि ओपी राजभर एक बस डिपो की मांग को लेकर आए थे, लेकिन उनसे जब राजभर के भाजपा संग आने की संभावनाओं को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन अब यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि राजभर एक विधायक के तौर पर अपने क्षेत्र के कामकाज के लिए मिलने गए थे तो मंत्री के कार्यालय क्यों नहीं गए। इस तरह गेस्ट हाउस मुलाकात के दूसरे मायने भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि राजभर के दोनों बेटे भी साथ थे जो कि सुभाषपा के पदाधिकारी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि राजभर को अपने क्षेत्र से संबंधित किसी काम के सिलसिले में मिलना था तो उनके बेटे क्यों गए थे। वहीं कुछ वक्त पहले ओपी राजभर की गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की खबरें सामने आई थी। हालांकि तब सुभाषपा प्रमुख ने इसका खंडन करते हुए कहा था कि वो सपा के साथ बने रहेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद से ही सपा गठबंधन में बगावत का दौर शुरू हो गया था। अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं, तो दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान का परिवार भी खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। बहरहाल अगर राजभर अखिलेश का साथ छोड़ते हैं तो सपा के लिए यह झटका सिर्फ झटका भर नहीं होगा, बल्कि गठबंधन और वोट बैंक बिखरने की शुरुआत भी होगी। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी में गुटबाजी और आंतरिक कलह किस हद तक बढ़ चुकी है, अगर यह जानना है तो कोलकाता पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की हालत देख लीजिए। दरअसल दिग्गज कांग्रेसी नेता और अधिवक्ता पी चिदम्बरम कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे। वो यहां पश्चिमी बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मेट्रो डेयरी मामले में पश्चिमी बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अदालत पहुंचे हुए थे, लेकिन कांग्रेस के वकीलों द्वारा उन्हें जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। कोर्ट रूम के बाहर उनके खिलाफ नारे लगाए गए और काले झंडे भी दिखाए गए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार पी चिदम्बरम को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी का हमदर्द करार दिया गया। इतना ही नहीं, पी चिदम्बरम गो बैक के नारे भी लगाए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट में पी चिदम्बरम को तृणमूल कांग्रेस की पैरवी करना भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक होने के बाद भी कलकत्ता हाईकोर्ट में कांग्रेस सेल के वकीलों को उनका आना नागवार गुजरा, जबकि वो यहां अपने पेशे का फर्ज निभाने आए थे। पर कांग्रेस के वकीलों का कहना है कि ममता सरकार की पैरवी करना अपनी पार्टी के साथ गद्दारी है। वकीलों ने कहा कि आप तृणमूल कांग्रेस के लोगों को बचाने आए हो, वे लोग जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं और आप उन्हें बचाने के लिए यहां आ गए हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वकीलों ने पश्चिम बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए भी चिदम्बरम को ही जिम्मेदार ठहराया। इसीलिए कांग्रेस सेल के वकीलों ने पी चिदम्बरम को जमकर खरी खोटी सुनाई। यहां तक कह दिया कि तुम्हारे जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। तुम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे जैसे नेताओं ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट देखा और सुना जा सकता है कि एक वकील पी चिदम्बरम को लगातार खरी खोटी सुना रहा है। मिस्टर चिदम्बरम गो बैक के नारे लगा रहा है। एक महिला पी चिदम्बरम को काला झंडा दिखा रही है। वो कह रही है दलाली की भी हद होती है। बड़ी मुश्किल से सुरक्षाकर्मी और जूनियर वकील पी चिदम्बरम को सुरक्षित कार तक ले गए। बार बार सुरक्षाकर्मी वकील को किनारे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वकील बार बार कभी चिदम्बरम के सामने तो कभी चिदम्बरम के दाईं ओर आकर जोर जोर से उन्हें लताड़ रहे थे। हालांकि इस दौरान पी चिदम्बरम चुपचाप रहे। हालांकि उन्हें तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचना भारी पड़ गया और मुश्किल से जान बचाकर भागना पड़ा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।